हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6। और इसमें हम लोगों ने एलपीजी के बारे में देखा था, यानी कहने का मतलब लिबरलाइजेशन, उसको ऐसे ये प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और क्या मेरे दोस्त जल्दी से बता दो फटाफट, जब निजीकरण। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो आज हम लोग उस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। और हम लोग ने इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था, आप सबके बारे ये आप सबको पता होगा पिछले बार हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था। तो हम लोग ने प्राइवेटाइजेशन ये सब पढ़ लिया था, वैश्वीकरण के अंग हम लोग ने पढ़ लिया था, वैश्विक गांव के बारे में हम लोग को पढ़ना था, फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए वैश्विक गांव क्या होता है। हाँ, किसे कहते हैं वैश्विक गांव। अगर आपके पास किताब होगा तो किताब आप लोग निकाल लीजिएगा। हाँ, किताब आप लोग निकाल लीजिएगा और पेज नंबर हमें भी बताइएगा सब लोग, ठीक है ना। तो बच्चे कहेंगे गुरु जी आपके पास तो पेज नंबर पहले से मौजूद है। तो चलिए यहाँ पर पेज नंबर 124 निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 124 आपके पास होना चाहिए। तो चलिए पेज नंबर 124 जो जल्दी से फटाफट निकाल लीजिए और वहां पर आपको मिलेगा एक वैश्विक गांव। पेज नंबर कितना है मेरे दोस्त, तो पेज नंबर 124 पे निकालिए। पेज नंबर 124 जो ना आपको मिलेगा, वहां पर मिलेगा एक वैश्विक गांव मिलेगा। ये क्या होता है बाबू, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है बच्चा कि एक ऐसा आवासीय स्थान होता है जहां पर विभिन्न देशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, वैश्विक गांव। यानी कहने का मतलब अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग मेरे दोस्त क्या कह सकते हो मेरे दोस्त, अलग अलग जो धार्मिक मान्यताओं के लोग जो है ना, वो जहाँ एक स्थान पे रहते हैं मेरे दोस्त, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वो हम लोग कह देते हैं वो वैश्विक गांव है। ये ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है कि बाहर से अगर लोग कुछ आते हैं तो वो कहाँ रहेंगे। तो ये ऐसी सुविधा मेरे उपलब्ध जो है वो कराई जाती है। उसके बाद से देखा जाए मेरे दोस्त, भारत में मुंबई से कुछ दूर एक प्रमुख औद्योगिक समूह के द्वारा जो है ना वैश्विक गांव का निर्माण किया गया है। ये बात सही है मेरे दोस्त कि मुंबई के दूर जो है ना एक वैश्विक गांव स्थित है, जहां पर जो है ना बाहर से जो लोग आते हैं, अलग अलग देशों से जो लोग आते हैं, वो वहां पर रहने का काम जो है ना वो करते हैं। पेज नंबर 124 पे आपको एक बॉक्स मिलेगा मेरे दोस्त। आखिर आखिर ये आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी, क्योंकि ये वैश्वीकरण के कारण आवश्यकता पड़ी। वैश्वीकरण जब हुआ तो निर्बाध जो है ना प्रवाह हुआ, मानव संसाधन का भी हुआ मेरे दोस्त, पूंजी का भी हुआ, और यहाँ पर तकनीक से लेकर के विभिन्न प्रकार की चीजों का जो है ना यहाँ से निर्बाध प्रवाह हुआ, आवागमन होना शुरू हो गया। यानी यहाँ से गया और वहां से आया, आदान प्रदान होना शुरू हो गया, लोग जाते रहे, लोग आते रहे। तो ये सब लोग रहेंगे कहाँ, है ना, ये सब लोग रहेंगे कहाँ। तो उसके लिए जो है ना वैश्विक गांव का क्या हुआ मेरे दोस्त, व्यवस्था की गई। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसको थोड़ा सा आप एक बार पढ़िएगा, समझ में चीजें और बेहतर तरीके से आएगी। उसके बाद से आता है मेरे दोस्त बहुराष्ट्रीय कंपनी। पिछले चैप्टर में किसी ने पूछा था गुरुजी की बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी दो चार शब्द बता दीजिए। तो आइए बहुराष्ट्रीय कंपनी को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, ये क्या होता है। तो जब वैश्वीकरण की जब बात यहाँ पर आती है, तो वैश्वीकरण के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों का जो ना ये क्या होता है, निर्बाध प्रवाह होता है। इसमें पूंजी का निर्बाध प्रवाह होता है, संसाधनों का निर्बाध प्रवाह होता है कि नहीं होता है। उसका टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह होता है। निवेशकों का जो है ना मेरे दोस्त आराम से यहाँ पर आकर निवेश कर सकते हैं, यहाँ के निवेशक जो है ना बाहर जाकर निवेश कर सकते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हो रही थी। तो जब वैश्वीकरण के ये जब हुआ तो उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ मेरे दोस्त कि यहाँ की कंपनियां जो है ना विभिन्न देशों में जाकर के अपना जो है ना वो निवेश कर सकते थे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम किससे कहेंगे, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। यानी एक जगह बैठे बैठे मेरे दोस्त सभी देशों में आप कह दो मेरे दोस्त, है ना, एक से अधिक देशों में जो है वो अपना स्वामित्व रखती है, अपना उत्पादन का कार्य जो है वो संपन्न करती है। जब एक से अधिक देशों में भैया में उत्पादन का काम जो है वो संपन्न करती है तो हम कह देंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी में हम काम करते हैं। सुने हो नहीं सुने हो कि मल्टीनेशनल कंपनी में हम काम करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। फिर अगर आगे देखा जाए मेरे दोस्त, तो जैसे फोर्ड मोटर्स हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा, कोका कोला हो जाएगा, नोकिया हो जाएगा, इंफोसिस हो जाएगा, टाटा मोटर्स हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। हाँ, ये एक देश में भैया हमारे जो है ये कार्यरत नहीं है, ये अनेक देशों में कार्यरत है, ये कई देशों में कार्यरत है और अपने उत्पादन का काम जो है ना वो करती है। और मालिक एक, ओके ना, यानी वो कंपनी का मालिक जो होगा वही होगा मालिक। अब देखो मेरे दोस्त बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो कार्य प्रणाली है इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें क्या होता है देखना मेरे दोस्त, अगर देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां पर उन्हें सस्ता श्रम मिल सके, सस्ता कच्चा माल मिल सके और अन्य संसाधन मिल सके। बात तो सही है मेरे दोस्त। ये कहां स्थापित करती है, मान लो कि अगर आपको कोई कंपनी स्थापित करना है
कहीं कंपनी स्थापित करना है आपको, तो आप सोचो कहाँ स्थापित करोगे। तो आप सोचोगे गुरुजी कहाँ स्थापित करेंगे, जहां पर अपने को मजदूर मिल सके। मजदूर तो महंगे मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, हम उस क्षेत्र में स्थापित करेंगे जहां पर सस्ते मजदूर मिल सके, कच्चा माल की उपलब्धता वहां पर हो, परिवहन की सुविधा वहां पर हो। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं मेरे दोस्त, हम वहां पर देख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हम वहां पर ये सस्ता कच्चा माल हो, संसाधन की बात हो वो हो, है ना, सस्ता श्रम हो, ये तमाम तरह की चीजें जो ना उपलब्ध होगी, तो हम वहां पर स्थापित करेंगे। इससे क्या फायदा होगा गुरुजी? तो इससे फायदा ये होगा कि अपने को लाभ होगा। अब मान लो हम कंपनी स्थापित कर रहे हैं, सस्ता मजदूरी मिल नहीं रहा है, हम महंगा महंगा जो ना मजदूर लेकर आ रहे हैं, रोजाना जो ना इतने महंगा महंगा जो ना मजदूर लेकर आ रहे हैं, तो अपने को क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू नहीं बचेगा ना कुछ। तो जब अपने को कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर कंपनी स्थापित करने से क्या फायदा? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो उस कंपनी हम उस जगह स्थापित करेंगे जहां पर क्या हो, सस्ते जो ना मजदूर मिल सके, सस्ते श्रम मिल सके, सस्ता कच्चा माल और अन्य संसाधन, जैसे मान लो कि रोड, ये परिवहन मिल सके, बिजली पानी बत्ती, ये सब जो है ना वहां पर मिल सके, तमाम तरह की चीजें, तो वहां पर हम कंपनी को स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार से ये क्या करेगी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यही काम करती है। और भारत जो है ना सबसे अच्छा जगह माना जाता है निवेशकों के लिए। यहाँ पर जो ना, यहाँ पर उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। यहाँ पर कितनी भी कंपनियां आके स्थापित हो जाए, भूखे नहीं मरेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कितना भी कर लो मेरे दोस्त, सब खा पी कर खत्म कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ताओं की कमी नहीं है, बिल्कुल समझ रहे हो। उसके बाद से बाबू मेरा आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। अब कैसे जोड़ता है, सुनो जरा ध्यान से। अब उत्पादन करता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को कैसे जोड़ देता है, अलग अलग कंपनियों को कैसे जोड़ देता है? जैसे देखो, जैसे मान लो कि स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। वहां पर मान लो कि जैसे गया कहीं कंपनी स्थापित किया, तो वहां पर मान लो छोटे छोटे कंपनी जो ना वो कार्य कर रहे हैं। अब ये गया मान लो कि मेरे दोस्त, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा मेरे दोस्त ये कर ही क्या लेंगे भाई, है ना, ये कितना उत्पादन ही करते काम करते, इसको ले लेते हैं अपने अंडर में, है ना। तो क्या करेगा? स्थानीय कंपनी जितने भी होंगे उसको खरीद के मिला लेंगे अपने में, या फिर शेयर कुछ दे देंगे, कहेंगे आ जाओ मेरे दोस्त पार्टनर बन जाओ, सीधी सी बात है, हमारे में मिल जाओ, साथ में मिलकर काम करेंगे। ऐसा भी होता है, तो आपस में मिलकर भी काम करते हैं, या फिर दे दो पूरा, हमको दे दो पूरा पूरा संपत्ति अपने अपने को दे दो, तो उस तरह से भी लोग काम करते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या करता है? तो स्थानीय कंपनी को खरीद लेता है, उसके बाद से उत्पादन का प्रसार करता है। जैसे पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किसने खरीद लिया था? पहले पार्ले समूह का थम्सअप था। थम्सअप पहले कौन बनाता था? पार्ले बनाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ मेरे दोस्त, इसको कोका कोला कंपनी में खरीद लिया। और कोका कोला कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। थम्सअप पहले पार्ले बनाता था, लेकिन बाद में कोका कोला ने क्या किया? खरीद लिया। आज मैक्सिमम ब्रांड जो है ना कोका कोला का ही आता है, चाहे वो स्प्राइट ले लो, चाहे वो अपना थम्सअप ले लो, चाहे कोका कोला तो है ही स्वयं, मजा ले लो, है ना। और भी क्या होता है मेरे दोस्त, और भी विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं, है ना, वो सब क्या है? कोका कोला के ब्रांड होता है। बस एक पेप्सी जो है ना वो अलग होता है, उसका से माउंटेन ड्यू करके, ये सब जो है ये अलग ब्रांड है, लेकिन कोका कोला के कई सारे ब्रांड जो है वो आते हैं, आप देखोगे तो। बात क्लियर? तो ये क्या है मेरे दोस्त, ये स्थानीय कंपनियों को खरीद के और उत्पादन का प्रसार करता है। फिर कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों को साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मिल जाता है, आओ हमारे साथ मिल जाओ और हम लोग मिल करके काम करते हैं, है ना, प्रॉफिट में बांट लेंगे, जितना शेयर तुम्हारा होगा उसके हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट, जितना शेयर हमारा होगा उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट, हम लोग मिल के काम करते हैं। हाँ, तो कभी कभी स्थानीय कंपनियों को आपस में मिला लेता है और कहता है चलो भाई हम लोग काम करते हैं साथ में। फिर उसके बाद से ये बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए जो ना छोटे उत्पादकों का सहारा लेती है। बात तो सही है। अब मान लो कि हमें जो ना बड़े स्तर पे माल जो ना वो उत्पादन करना, तो क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग जो ना, ये भाई सुनना, ये मेरा पार्ट जो है ये तुम बना देना, ये मेरा पार्ट जो है ये तुम बना देना। तो अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है मेरे दोस्त, अलग अलग कंपनियों से जो ना वो बनवा लेता है। हाँ, अलग अलग कंपनी से बनवा लेता है और अलग अलग कंपनी से बनवा करके और अपना उत्पादन जो कर लेता है। तो क्या करता है वो, छोटे जैसे मान लो साइकिल है, साइकिल का सब चीज जो है एक ही कंपनी में नहीं बनता, या फिर कोई गाड़ी है तो सभी गाड़ी का एक ही कंपनी, ये गाड़ी का सब चीज एक ही कंपनी में नहीं बनता। तो क्या करता है वो, बाकी सब छोटे छोटे कंपनियों को जो ना उसके पार्ट्स जो दे देता है, कहता है ये पार्ट्स तुम बना देना, ये पार्ट्स तुम बना देना, ये पार्ट्स तुम बना देना, और उन सब से लेकर के और क्या करता है, फिट करके और अपना जो ना उत्पादन बढ़ाता है। और सभी पार्ट्स को अगर एक ही कंपनी बनाने लगे तो क्या होगा, समय लगेगा। तो इससे अच्छा है कि भैया मेरे सबको रोजी रोटी मिला है ना, सब बनाओ यार, सब मिलके बनाओ। तो सबको पार्ट्स दे देता है और अपना पार्ट जो ना वो बनाता है। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में बैटरी किसी और का होता है, डिस्प्ले किसी और कंपनी का होता है कि नहीं, माइक किसी और कंपनी का होता है उसमें। बात क्लियर? तो इसमें अलग अलग कंपनियों से मिल करके मेरे दोस्त ये सब जो है वो बनते हैं और फाइनली जो है एक मोबाइल बनके तैयार होता है। तो इसमें ऐसे बाबू मेरे होता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक, अब कैसे प्रभावी बनाएंगे, है ना। वैश्वीकरण को भैया मेरे प्रभावी बनाने वाले कारक के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चा, प्यार से देखना, बहुत बढ़िया चीज है। ओके, सुनना।
अब वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक में अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो इसमें तकनीकी प्रगति में परिवर्तन और उदारवादी नीतियां और प्रतिस्पर्धा, इसमें देखना मेरे दोस्त बहुत ही बढ़िया चीज बताया गया यहाँ पर। अगर आपको देखना है तो जल्दी से देखना मेरे दोस्त, ठीक है, ओके। इसमें क्या है मेरे दोस्त, प्रौद्योगिकी प्रगति कहने का मतलब क्या है, यानी नए नए टेक्नोलॉजी का जो ना, परंपरागत टेक्नोलॉजी भैया हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग मान लो कि परंपरागत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आज के जमाने में जब वैश्वीकरण जब हुआ मेरे दोस्त, तो इस समय में क्या हुआ, यानी अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की जो ना टेक्नोलॉजी जो ना उसका जो ना क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी जो ना वो मार्केट में आए, तो वह अब वहीं तक सीमित नहीं रह गया। मान लो कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया, और जब हमने नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया तो ये हमारे तक ही सीमित नहीं रहा, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया। हाँ, और आगे बढ़ाया मेरे दोस्त, आगे बढ़ाने का मतलब क्या, हम लोग तो वैश्वीकरण के अंतर्गत आ गए हैं, तो अब हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे देश भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से जो हम परंपरागत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं, अब वो हम लोग नहीं करेंगे। अब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अलग अलग देशों से टेक्नोलॉजी लेकर के हम लोग जो ना विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, ये एक भैया मेरे जो ना एक प्रभावित करता है वैश्वीकरण को, ठीक है, जिससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी का क्या होता है मेरे दोस्त, आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो ना टेक्नोलॉजी का क्या होता है मेरे दोस्त, आदान प्रदान होता है। साथ ही अगर देखा जाए मेरे दोस्त कि आज जो है ना पूरा विश्व की बात करें मेरे दोस्त, तो पूरा विश्व क्या है, एक गांव की तरह बन गया है। अरे भाई, गांव में क्या होता है, यहाँ का सामान उस गांव में, वहां का सामान उस गांव में, वहां का सामान उस गांव में, इस तरह से क्या होता है, बढ़ते रहता है गांव में अगर देखा जाए तो, ठीक है। विश्व भी एक गांव की तरह बन गया है मेरे दोस्त, वैश्विक गांव जिसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त। हाँ, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग तो रहते ही रहते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का भी इजाद होते रहता है, और यहाँ से जो ना टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी क्या होता है मेरे दोस्त, होते रहता है। और साथ ही साथ अब यहां से वहां तक भेजने में, यहां से वहां तक सामान भेजने में, या फिर वहां से यहां तक सामान लाने में, या फिर किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को या फिर पूंजी को ले आने में मेरे दोस्त, अब समय जो है ना वो ज्यादा नहीं लगता। उसमें कई प्रकार के जो है ना चीज वो मदद करता है। परिवहन आज जो है ना कितना फास्ट हो गया है, परिवहन कितना फास्ट हो गया है मेरे दोस्त, परिवहन हमने पढ़ा है मेरे दोस्त, हवाई परिवहन, या फिर कोई सूचना यहाँ से वहां तक पहुंचाना मेरे दोस्त, तो टेलीकॉम, है कि नहीं, यहाँ से वहां तक इंटरनेट आज हो गया, एक क्लिक में, सेकंडों में भैया में सूचना जो ना अमेरिका देश विश्व के का कोने में भैया में सूचना जो हम पहुंचा सकते हैं विद इन अ सेकेंड, इतना फास्ट हो गया है। मतलब नहीं समझ रहे हो ये वाला बात। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया। फिर उदारवादी नीतियां। अब उदारवादी नीतियां कहने का मतलब क्या मेरे दोस्त, यानी जो जब हम लोग यहाँ पर पढ़े मेरे उदारीकरण जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या था, इसमें हमने कहा था ना मेरे दोस्त कि जो भी बॉन्ड्स थे, है ना, जो भी मेरे दोस्त जो नियम कायदे कानून थे मेरे, उसके प्रति हम उदार होंगे। तो उदार होने से फायदा ये होगा कि मेरे दोस्त की बाहरी कंपनियां क्या होगी, हमारे अंदर, ये हमारे देश के अंदर क्या करेंगे मेरे दोस्त, वो निवेश करेंगे। हमने पहले सुना था, मैंने पढ़ा था पहले। तो उसमें क्या होगा, उदारवादी नीतियां करने का मतलब क्या मेरे दोस्त, कुछ हम लोग छूट देंगे, कुछ हम लोग छूट देंगे। इतना सख्त मतलब बाहर की कंपनियां आएंगी तो वो मतलब हमारे पैमाने पे काम ना करके वो खुद के पैमाने पे काम करें, लेकिन हाँ कुछ नियम और शर्तों को मानते हुए, जो उनको कोई मतलब इफेक्ट भी ना करे, कोई उनको इफेक्ट भी ना करे, और उनसे हमको भी कोई नुकसान ना हो, हमको फायदा ही फायदा हो। तो कुछ ऐसी नीतियां भी हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, उसको देंगे, ताकि बाहर के लोग जो ना आकर निवेश करें, और हमारे देश में क्या करें मेरे दोस्त, निवेश करके, और यहाँ पर रोजगार का सृजन करें। लोगों को भी क्या मिलेगा मेरे दोस्त, रोजगार वगैरह जो यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ उदारवादी नीतियां जो ना लोगों को क्या करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है कि भैया मेरे चलो 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 भारत में ये क्या करना, निवेश करना, भारत में निवेश करना, भारत में निवेश करना, ऐसा कुछ। फिर प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं मेरे दोस्त, ये बहुत ही जबरदस्त वाला है ना, क्या है मेरे दोस्त, ये बहुत ही जबरदस्त वाला मामला है मेरे दोस्त, कि ये प्रतिस्पर्धा क्या है मेरे दोस्त, कंपटीशन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कंपटीशन। इसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा समझना अच्छे तरीके से, हालांकि सब तो समझ ही रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ओके ना। अब ये कंपटीशन में मेरे दोस्त क्या होता है, सुनना प्यार से सुनना। प्रतिस्पर्धा से क्या होता है फायदा, जैसे मान लो मेरे दोस्त कि पहले हम लोग केवल मतलब अपने भारत में ही, मान लो केवल अपने भारत में कंपनियां थी, भारत में कंपनियां थी, तो जो मर्जी सो बनाया, जितना मर्जी जितना दाम लिया, और लोगों का शोषण किया। जो मर्जी सो बनाया, जितना मर्जी उतना दाम रखा, और जितना मर्जी उतना लोगों का शोषण किया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, मजबूरी थी खरीदना। मान लो कि अगर कोई कंपनी है ना, कोई चीज बनाती है, कपड़ा या फिर खाने की कोई वस्तु जो ना वो बना रही है, तो अब यहाँ पर मात्र वही एक कंपनी है, एकल उसी का शासन जो ना यहाँ पे चल रहा है, तो जो मर्जी जो बनाएगा,
जो मर्जी जो खिलाएगा, जो मर्जी जो पैसा वसूल करेगा आपसे, करेगा ना। आप देखो, लेकिन जब वैश्वीकरण हुआ मेरे दोस्त, तो बाहर से कंपनियां आनी शुरू हो गई। अब ये अकेले नहीं रह गए, अब इनके समक्ष जो ना कई सारी कंपनियां आके बैठ गई। तो अब अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस तो कम करना पड़ेगा ना। अब एक कंपनी प्राइस कम करेगा, दूसरा कहेगा यार देखो उसका तो ना, उसका तो चलने लगा है ना, उसका तो एकदम प्रोडक्ट धाए धाए निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम और कम करेंगे। फिर तीसरा सोचेगा यार कि देखो यार इन दोनों का तो चल रहा, हमारा नहीं चल रहा, फिर वो भी कम करेगा, फिर वो भी कम करेगा, फिर वो भी कम करेगा। अब कंपटीशन का भाव जब अंदर आ जाएगा, फायदा किसको होगा, उपभोक्ता को। फायदा किसको होगा, उपभोक्ता को। तो वैश्वीकरण से एक ये भी लाभ हुआ, वैश्वीकरण से एक ये भी लाभ होता है। बात क्लियर ना, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, बात क्लियर ना, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये तीन चीजें तो ना आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। फिर आगे देखते हैं मेरे दोस्त, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन होता है, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा सा समझना, ज्यादा कुछ नहीं समझना इसमें, ठीक है। सुनिए कि एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यानी वहां पर नियम कायदे कानून सारे जो है वो कौन देखता है, ये देखता है, किसी का छल कपट ना हो जाए, हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखता है। तो एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। कब किया गया था मेरे, जनवरी 1995 में की गई थी। बात क्लियर ना। ओके ना बाबू, कब की गई थी, जनवरी 1950 में इसकी स्थापना जो ना वो की गई थी। फिर देखा जाए मेरे दोस्तों वर्तमान समय में अगर देखा जाए, हाँ, उसके बाद से भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। जब स्थापना हुई थी इसका तो उसमें भारत था, तो संस्थापक सदस्य रहा। वर्तमान में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। कितने देश में दोस्तों, 149 देश। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे, तो जिनेवा में है। तो आपसे पूछा जाता है बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है मेरे दोस्त, तो आप कहिएगा जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पर सख्ती बरतता है कि इस नियमों का पालन हो, ठीक है। अब विश्व व्यापार संगठन की बात करें अगर मेरे दोस्त, तो सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है मेरे दोस्त, कि आराम से आइए व्यापार कीजिए, निसंदेह निसंकोच। आराम से आइए व्यापार कीजिए, निसंदेह निसंकोच, बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना। उसके बाद से देखा जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को क्या करता है, मुक्त व्यापार करने का मौका तो देता ही देता है, परंतु विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बना रखा है। दूसरी ओर विकासशील देश पर दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया जाता है। एक तरफ तो देखा जाए तो जो विकसित देश है वो अपने हिसाब से नियम कायदे कानून बना रखे हैं, और जो कमजोर देश है उस पर दबदबा बनाता है, यार तुम सुन, ये हटाओ, ये हटाओ, ये नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। वही नियम कायदे कानून की बात कर रहे हैं, उदारीकरण की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। वहां पर यही उदारीकरण की बात हो रही थी कि भैया मेरे कुछ अवरोधक है, व्यापार अवरोधक जो मान लो निवेशकों को कठिनाई करता है यानी दिक्कत देता है, ठीक है ना, उसको हटाना है। तो जो विकसित देश है मेरे दोस्त, वो तो अपना दबदबा, उसका दबदबा है यार, वो तो अपना नियम कायदे कानून से चलेगा, है ना, वो अपना बना, लेकिन सब मिल करके दबाता है छोटका को, कहता है कि भाई तुम हटाओ, तुम ये अवरोधक हटाओ, ये अच्छी बात नहीं है, ये वो नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी है, ऐसा करता है कुछ। उसके बाद से देखो मेरे दोस्त, आखिर भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों 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 भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों, आखिर क्यों, तो सुनो। भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता, भारत एक ऐसा राष्ट्र है मेरे दोस्त जहां पर एक उन्नत बाजार उपलब्ध है। सुनना, भारत ही एक ऐसा देश है, हमने कहा था शुरू में कि भारत ही एक ऐसा देश है मेरे दोस्त जहां पर उन्नत बाजार जो ना क्या है मेरे दोस्त, मौजूद है। बहुत बढ़िया बाजार यहाँ पर मौजूद है। इसमें क्या है मेरे दोस्त, जहां उपभोक्ताओं का एक विशाल समूह मौजूद है। मैंने कहा ना मेरे दोस्त, यहाँ पर इतने उपभोक्ता रहते हैं, यहाँ पर इतने उपभोक्ता रहते हैं मेरे दोस्त कि अगर 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 यहाँ पर मेरे तो कितना भी उत्पादन हो, सारा गेम जो ना वो बचते रहेगा ना, कितना भी उत्पादन कर लो मेरे दोस्त, है ना, सब खप जाएगा यहाँ पर, इतना बड़ा दिन उपभोक्ताओं का समूह यहाँ पर है, ठीक है। तो भारत में वैश्वीकरण का समर्थन निम्न कारणों से किया जाना चाहिए या फिर किया जा सकता है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर उपभोक्ताओं का तो समूह है मेरे दोस्त, तो बाहर से कंपनियां कितने भी आएंगे मेरे दोस्त, उसका उत्पादन हो सकता है। बात कर लेना, इतनी सी बात है। चलिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना,
अब इसको हम लोग जो ना ये कल देखेंगे, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो इन्वर्टर जो ना वो डिस्चार्ज हो गया है ना, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया। हम सुबह में ये कर रहे हैं 7:30 में, और लगता है 8 बजे वाला क्लास भी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। चलिए, इन्वर्टर लाइट नहीं है, हमने सोचा चलो आप लोग के लिए कर देते हैं, तो अब शायद नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।